सन 1988 न्यूयॉर्क का एक छोटा सा ऑफिस, 8 लोग, एक कंप्यूटर और एक मिशन। उस दिन उन लोगों ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिससे अगले 35 सालों में इन्होंने पूरी दुनिया का कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन यह प्लान कोई नॉर्मल बिजनेस प्लान नहीं था। यह प्लान था एक एल्गोरिदम, एक ऐसा कोड जो हर कंपनी के फैसलों को कंट्रोल करता है, हर गवर्नमेंट को प्रेशर में रखता है और हर क्राइसिस का फायदा उठाता है। और सबसे खतरनाक बात, इस प्लान में शामिल है एक जुमला, और वो जुमला है, वी डोंट नीड टू ओन एवरीथिंग, वी जस्ट नीड टू बी एवरीवेयर। आज 2026 में वो 8 लोग $11 ट्रिलियन कंट्रोल करते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, फाइजर, सब इनके हाथों में। लेकिन अजीब बात यह है कि दुनिया के 90% लोग इनका नाम तक नहीं जानते। इमेजिन करें कि दुनिया जल रही है, बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स पैनिक कर रही हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट, परेशान खड़ा है। और उस वक्त वो अपने जनरल्स को कॉल नहीं करता, CIA को कॉल नहीं करता, FBI को कॉल नहीं करता, वो कॉल करता है एक प्राइवेट सिटीजन को, एक ऐसे आदमी को कि जिसके पास ना तो कोई प्राइवेट अपनी आर्मी है, ना उसके पास न्यूक्लियर के कोड मौजूद हैं। उसके पास सिर्फ एक चीज है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा ताकतवर है। उसके पास दुनिया को बदलने का, दुनिया को कंट्रोल करने का एल्गोरिदम है और उस आदमी का नाम है लैरी फिंग और उसकी कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। आज बात करते हैं कि कैसे ये कंपनी इतनी कामयाब और इतनी पावरफुल कैसे बनी। Slowly but surely, he is taking control of the very bloodlines of the global system. Larry Fink has started executing his $68 trillion game plan, and no one is going to stop him. कैसे आज दुनिया की हुकूमतें इससे मदद मांगती हैं, कैसे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स इससे एडवाइस मांगते हैं और क्यों हर क्राइसिस में एक ही फोन बचता है, ब्लैक रॉक का। ये कहानी पैसे की कहानी नहीं है, ये कहानी कंट्रोल की कहानी है, दुनिया के कंट्रोल की कहानी, आने वाली नस्लों के कंट्रोल की कहानी। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1986 में। सन 1986 का वॉल स्ट्रीट फर्स्ट बॉस्टन कॉर्पोरेशन। लैरी फिंग एक हॉट शॉट बॉन्ड ट्रेडर, 35 साल की उम्र, इंतहाई टैलेंटेड, अग्रेसिव, फियरलेस। उसने अपनी कंपनी के लिए बिलियंस कमाए थे और दुनिया कहती थी कि ये लड़का लेजेंड है। लेकिन फिर एक गलती, सन 1987 में ब्लैक मंडे आया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और लैरी फिंक की एक गलती से, एक रॉन्ग बेट से कंपनी को $100 मिलियन का नुकसान हुआ। एक दिन में सब खत्म। The bears and the bulls were out on Wall Street this week with some of the sharpest drops and gains in stock market history. So what did it all mean? Now there's a question that the experts and analysts will be pondering for a time. लैरी फिंक को फायर कर दिया गया, पब्लिक ह्यूमिलिएशन अलग से हुई और करियर खत्म हो गया। लैरी फिंक की रेपुटेशन डिस्ट्रॉयड। नॉर्मल आदमी होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन लैरी फिंक ने सोचा कि अगर मैं हार गया तो सिस्टम ही बदल दूंगा। और यहां से शुरू होता है रिवेंज प्लान। We should have been fired a year ago and a quarter ago before the loss. We were making so much money and we had no idea why we were making so much money. कुछ महीने के बाद लैरी फिंक को एक फोन कॉल आती है और ये फोन कॉल करने वाले शख्स का नाम है स्टीव श्वार्ज़मैन। स्टीव श्वार्ज़मैन ब्लैकस्टोन कंपनी का मालिक है। सन 1985 में स्टीव श्वार्ज़मैन ने ब्लैक रॉक ग्रुप बनाया था और ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म थी। वो शायद लैरी फिंक की काबिलियत से वाकिफ भी था, उससे मुतासिर भी था और उसने लैरी को एक ऑफर की कि मेरे साथ मिलकर काम करो। 1988 में डील फाइनल हो गई और कंपनी का नाम रखा गया ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर मसले पैदा हुए क्योंकि लैरी को चाहिए था
मुकम्मल कंट्रोल। जबकि स्टीव जहां जहां जाता था वही कहता था कि ये ब्लैकस्टोन का डिवीजन है, तो फैसले सिर्फ लैरी के नहीं होंगे, फैसले कंपनी के होंगे। और यूं 1992 में लैरी ने फैसला किया कि मैं अपनी इंडिपेंडेंट कंपनी बनाऊंगा। और जब स्टीव को इस बात का पता चला तो उसने कहा ठीक है, बिल्कुल बनाओ, लेकिन कंपनी का नाम बदलना पड़ेगा। और यूं सन 1992 में ब्लैक रॉक का आगाज हुआ। फिर यहां से शुरू होती है दुनिया की सबसे खतरनाक जर्नी। लैरी फिंग ने अपनी गलती से एक सबक सीखा। वो हार इसलिए गया था क्योंकि उसने अपनी गट फीलिंग पर बेट लगा दी। तो उसने ये फैसला किया कि अब कभी अपनी फीलिंग पर काम नहीं करूंगा, जब भी बेट करूंगा डेटा पर चलूंगा। 1989 में लैरी फिंग ने हायर किए मैथमेटिकल जीनियसेस, कंप्यूटर साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट, और उनसे कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो फ्यूचर देख सके। और 3 साल के बाद सन 1992 में अलादीन बनकर तैयार His हुआ। open secret to success is a massive computerized system called Aladdin. Assets, liabilities, debts and derivative investment network। लेकिन ये कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं था, ये था दुनिया का पहला AI सिस्टम जो 5000 से ज्यादा वेरिएबल्स को ट्रैक करता था, रियल टाइम कैलकुलेशंस करता था, क्राइसिस प्रिडिक्ट करता था और मार्केट मूवमेंट्स को मैनिपुलेट करता था। मैनिपुलेट, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैनिपुलेट, क्योंकि जब डेटा का कंट्रोल आपके हाथ में आता है तो नैरेटिव आपके हाथ में आता है। जब आप नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं तब आप रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। सन 1994 में इनका पहला बड़ा इम्तिहान आया। मैक्सिको की इकोनॉमी क्रैश होने वाली थी, सबको पता था, लेकिन एग्जैक्टली कब ये कोई नहीं जानता था। अलादीन ने प्रेडिक्ट किया कि अगले 2 हफ्ते में क्रैश होगा। लैरी फिंग ने शॉर्ट पोजीशंस ले ली। एग्जैक्टली 13 दिन के बाद मैक्सिको क्रैश करता है और ब्लैक रॉक ने $500 मिलियन कमाए। और दुनिया ने देखा कि ये लोग डेंजरस हैं, लेकिन असली डेंजरस चीज तो अभी बाकी थी। सन 2008 का साल आता है और इस साल सितंबर का महीना आता है। लेमन ब्रदर्स कोलैप्स कर चुका है, बियर स्टर्न्स खत्म हो चुका है, AIG गिरने के ब्रिंक पर खड़ा है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पैनिक में है, बैंक्स गिर रहे हैं, मार्केट फ्री फॉल में हैं और गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस खत्म होने वाली हैं। उस वक्त यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हेनरी पॉल्सन रात भर मीटिंग्स में बैठे रहते हैं और एक ही सवाल है उनके दिमाग पे कि सिस्टम को कैसे बचाया जाए। We are watching this market deteriorate. The stock market is now down 21%. और फिर एक फोन कॉल होती है लैरी फिंग को। गवर्नमेंट ने कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए। लैरी फिंग ने सिस्टम को बचाने पर रजामंदी तो जाहिर कर दी, लेकिन एक बात क्लियर कर दी कि यह काम ब्लैक रॉक करेगा अपने फ्रेमवर्क के तहत। गवर्नमेंट के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। और यहां पर एक अहम मोड़ आता है। ब्लैक रॉक को एक्सेस मिलता है फेडरल रिजर्व के फाइनेंशियल डेटा का, टॉक्सिक एसेट्स को मैनेज करने के कंट्रोल का और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स का, और गवर्नमेंट बैक्ड मैंडेट्स का, बिना किसी ऑपरेशनल कैप के। यहां से ब्लैक रॉक सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं रहता, यहां से वो सिस्टम के अंदर एक सिस्टम बना देता है और फिर मैजिक शुरू होता है। ब्लैक रॉक ने अलादीन यूज किया, सब टॉक्सिक एसिड्स को एनालाइज किया, फिर सस्ती प्राइस पर खरीद लिया। गवर्नमेंट को बोला ये सब वर्थलेस हैं, हमें पेमेंट की जरूरत है, पेमेंट चाहिए। गवर्नमेंट ने बिलियंस दिए। फिर 5 साल के बाद जब मार्केट रिकवर करती है तो वही वर्थलेस एसेट्स सोना उगलने लगते हैं और तब ब्लैक रॉक का प्रॉफिट $10 बिलियन हो चुका होता है। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये था कंट्रोल, क्योंकि अब फेडरल रिजर्व ब्लैक रॉक पर डिपेंडेंट था। यूएस ट्रेजरी ब्लैक रॉक को ट्रस्ट करती थी, हर क्राइसिस में ब्लैक रॉक को कॉल की जाती थी। लैरी फिंग ने सिस्टम को नहीं बचाया, लैरी फिंग ने सिस्टम को खरीद लिया। और यहां से शुरू होती है असली कहानी।
अब आता है वो पार्ट जो YouTube पे अक्सर डिलीट कर दिया जाता है कि लैरी फिंक का रियल नेटवर्क क्या है। सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स देखते हैं। 2015 में स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सीक्रेट इजलास होता है और इस मीटिंग में जहां किए गए फैसले हेडलाइंस में नहीं आते लेकिन उनके असरात पूरी दुनिया में नजर आते हैं। उस मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन होती है, टाइटल था द ग्रेट रीसेट और स्पीकर था ब्लैक रॉक का सीईओ लैरी फिंक। उस प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड आती है और उस स्लाइड पर जब आप निगाह डालते हैं तब आप ये पढ़ते हैं कि इन 2030 यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। आज 2026 में अगर हम देखें तो आज हाउसिंग क्राइसिस है, घर खरीदना मुश्किल है। आज सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी है, घर हो, सॉफ्टवेयर हो, एंटरटेनमेंट हो, मालिक बनना कम और रेंट पर लेना ज्यादा हो चुका है। आज डिजिटल कंट्रोल है, ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स हैं और जितनी ऑनलाइन पेमेंट्स हैं उतनी पेमेंट्स ट्रेसेबल हैं, ट्रैकेबल हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब लैरी फिंक के कुछ डॉक्यूमेंटेड कनेक्शंस पर भी नजर डालते हैं। वो मेंबर है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का, वो मल्टीपल टाइम्स बिल्डरबर्ग मीटिंग्स अटेंड कर चुका है और वो बोर्ड लेवल मेंबर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिशियली पब्लिक फोरम हैं और पब्लिक फोरम के तौर पर प्रेजेंट की जाती हैं। इनकी वेबसाइट्स हैं, इनके एजेंडास पब्लिक होते हैं और इनकी मीटिंग्स डॉक्यूमेंटेड होती हैं। लेकिन जब मेंबरशिप लिस्ट को साइड बाय साइड रखकर देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है और ये पैटर्न आपको तीनों प्लेटफॉर्म पर बार बार नजर आता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक्स डायरेक्टर्स, ग्लोबल मीडिया के ओनर्स और दुनिया के सबसे पावरफुल बैंक्स के डिसीजन मेकर्स। सवाल ये नहीं है कि ये लोग यहां पर क्यों मिलते हैं, सवाल ये है कि जब दुनिया के डिसीजंस बंद कमरों में और बंद दरवाजों के पीछे डिस्कशंस में शेप हो रहे होते हैं और वही लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बार बार मिलते हैं तो पावर असल में कहां कॉन्सेंट्रेट होती है। और जब हम ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूशंस को समझने की कोशिश करते हैं तो इन मीटिंग्स को सिर्फ मीटिंग्स कहकर या कॉन्फ्रेंसेस कहकर छोड़ देना, इग्नोर कर देना मुमकिन नहीं है। क्योंकि यहां पर सिर्फ डिस्कशन नहीं होती है, यहां पर डायरेक्शंस डिसाइड होती हैं। डायरेक्शन ग्लोबल मार्केट्स की, कैपिटल के फ्लो की और उन फैसलों की जो बाद में पॉलिसी बनकर दुनिया पर असरअंदाज होते हैं। ये लोग प्राइवेट रूम्स में मिलते हैं, कैमरे के बगैर, प्रेस के बगैर, और फिर कुछ महीने के बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद आप क्या देखते हैं कि दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज में एग्जैक्टली सेम फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट होता नजर आता है। ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं है, इस पैटर्न को लोग डॉक्यूमेंट भी कर चुके हैं, एनालाइज भी कर चुके हैं। ब्लैक रॉक इस पूरे पिरामिड में कहां है? बहुत ऊपर। लैरी फिंक खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं, Well, behaviors are going to have to change, and this is one thing we're asking companies. You have to force behaviors, and at BlackRock we are forcing behaviors. कि behaviors are gonna be changed and behaviors are changed by force। क्या ये डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? फैसला आप खुद करें। अब बात करते हैं कि ब्लैक रॉक इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता कैसे है। मेथड 1, द शेयर होल्डर वोट। ब्लैक रॉक डायरेक्टली कुछ ओन नहीं करता बल्कि वो वोट करता है। जैसे 2021 में एक्सॉन मोबिल शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ब्लैक रॉक ने वोट किया क्लाइमेट एक्टिविस्ट बोर्ड मेंबर की फेवर में और नतीजा सीईओ को हारना पड़ा और एक वोट से कंपनी की डायरेक्शन चेंज हो गई। दूसरा तरीका मेथड 2 विच इज द ESG वेपन। ब्लैक रॉक ने बनाया ESG स्कोरिंग सिस्टम यानी एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। साउंड्स गुड राइट? लेकिन रियलिटी में अगर आपका ESG स्कोर लो है, फंडिंग नहीं मिलती, अगर आप ब्लैक रॉक के नैरेटिव को फॉलो नहीं करते तो रेटिंग गिर जाती है और अगर आप रिबेल करते हैं तो मार्केट से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कैपिटलिज्म नहीं, ये कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है। और तीसरा मेथड, द मेथड नंबर 3, द रिवॉल्विंग डोर। ब्लैक रॉक के कितने एग्जीक्यूटिव हैं
जो हुकूमत में सर्व करते रहे हैं, बाइडेन के नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर ब्लैक रॉक के पैनल पे हैं, एडेमो वॉली जो कि यूएस के डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी रहे हैं, ब्लैक रॉक के पैनल पे हैं, कैमला हैरिस के पास जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे माइकल पायल, वो ब्लैक रॉक के पैनल पे हैं। और अगर हुकूमत के लोगों की बात करें तो फॉर्मर फेडरल रिजर्व के वाइस चेयर स्टैनले फिशर, ये ब्लैक रॉक के एडवाइजर हैं। शेरिल मिल्स की बात करें जो कि हिलरी क्लिंटन की चीफ ऑफ स्टाफ रही हैं, वो ब्लैक रॉक के बोर्ड पे हैं। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जब हुकूमत में पॉलिसी बनाने वाले खुद कॉर्पोरेट प्रॉफिट पर चलते हो? ये एक ही जगह पर दो काम करते हैं, कोई सवाल नहीं पूछता। एंड देन दे हैव अ थर्ड एंड फोर्थ मेथड, और ये जो चौथा मेथड है वो है द क्राइसिस प्लेबुक। ये पूरा एक पैटर्न है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ब्लैक रॉक को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। 2020 में कोविड का क्राइसिस आता है, ब्लैक रॉक को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और फिर 2023 में बैंकिंग का क्राइसिस आता है, ब्लैक रॉक को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। हर बार सेम प्लेयर, खुद ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट, और ब्लैक रॉक ने इस सब को बिजनेस मॉडल बना दिया। अभी तक जितनी कहानी आपने ब्लैक रॉक के हवाले से सुनी है, ये तो सब तारीख का हिस्सा है। अब बात करते हैं कि वो फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं। दिस इज द बेस। गोइंग फॉरवर्ड विल बी टॉकिंग मोर अबाउट ब्लैक रॉक एंड व्हाट्स अहेड, दुनिया में और क्या होने वाला है। अभी बात करते हैं कि ब्लैक रॉक किस किस्म का फ्यूचर आपके लिए और मेरे लिए प्लान कर रहा है। स्टेप 1, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ब्लैक रॉक ने हर मेजर सेंट्रल बैंक को एडवाइस कर रखा है, फेडरल रिजर्व को, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और सब डिजिटल करेंसीज लॉन्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैश में फ्रीडम है, कैश को ट्रेस नहीं किया जा सकता, कैश को कंट्रोल नहीं कर सकते, कैश को फ्रीज नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल करेंसी की हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होती है, उसको ट्रैक कर सकते हैं, हर परचेज मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। और चाइना में ऑलरेडी ये हो रहा है। सोशल क्रेडिट सिस्टम के नाम पर रॉन्ग ओपिनियन पोस्ट करने पर क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया तो ट्रैवल बैन लग जाएगा, और एंटी नेशनल कंटेंट शेयर किया तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और ब्लैक रॉक चाइना का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है, मतलब ये सिस्टम ऑलरेडी चाइना में टेस्ट हो रहा है और बहुत जल्द ग्लोबली रोल आउट होगा। स्टेप 2, द टोकनाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। ब्लैक रॉक का कहना यह है कि गोइंग फॉरवर्ड दुनिया के हर रियल वर्ल्ड एसेट का मतलब है टोकनाइजेशन। आपका घर नहीं है, ये एक डिजिटल टोकन है। आपकी गाड़ी नहीं है, ये एक डिजिटल टोकन है। और आपकी सेविंग्स भी आपकी सेविंग्स नहीं है, ये एक ऐसा डिजिटल टोकन है जिसमें दुनिया इन्वेस्ट कर सकती है। हो सकता है मेरे घर के अंदर 150 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा हो, लेकिन जब सब कुछ डिजिटल हो तो कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है, और ये सारा कंट्रोल ब्लैक रॉक के हाथ में आ जाता है। दे डोंट हैव टू ओन एनीथिंग, दे जस्ट हैव टू कंट्रोल इट। एक क्लिक आपकी प्रॉपर्टी गॉन, एक एल्गोरिथम आपका एक्सेस अकाउंट ब्लॉक्ड, और एक डिसीजन आपकी जिंदगी खत्म। और यहां ये सब कुछ साइंस फिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी इन मोशन है। अब यहां पर एक गलतफहमी है जिसको दूर करने की जरूरत है कि ये कहानी किसी आदमी की कहानी नहीं है, ये कहानी किसी कंपनी की कहानी भी नहीं है, ये कहानी एक सोच की कहानी है। ये कहानी है कंट्रोल के नए मॉडल की। पहले पावर का मतलब होता था जर जन जमीन, या फिर कब्जा, या फिर पैसा, लेकिन आज पावर का मतलब है डेटा, एल्गोरिथम और डिसीजन मेकिंग के टूल्स। दुनिया आज दुनिया की हुकूमतें नहीं चला रही है, दुनिया आज दुनिया के कंग्लोमरेट्स चला रहे हैं। एंड दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म, और आपको जागने की जरूरत है। ब्लैक रॉक की ये सारी कहानी समझने का मतलब सिर्फ कहानी समझना नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको क्या करना है वो मैटर करेगा। तो अब बात करते हैं कि आपके लिए इस पूरी कहानी से क्या एक्शन स्टेप्स बनते हैं।
सो अब आपने करना क्या है? आपने करने हैं 3 काम। पहला काम, आपने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करनी है। और उसका तरीका क्या है? आपने सूद से बचना है, आपने रिबा से बचना है, क्योंकि जो सूद पर लेन देन करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ उसकी खुली जंग है। अवॉइड दैट। नंबर 2, जो आपने दूसरा बड़ा अहम काम करना है, आपने रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में, सिल्वर में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखेंगे कि फिएट करेंसी, पेपर करेंसी वर्थलेस होती चली जाएगी, क्योंकि कैश शायद आज भी पावर है, लेकिन रियल एसेट्स उससे भी बड़ी ताकत है। और तीसरा और सबसे जरूरी काम जो आपने करना है, आपने अपनी स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस पैदा करनी है। सदकात दिया करें, सदके को बढ़ाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला सूद को घटाता है और सदके को बढ़ाता है। और जब आप ये करते हैं तो आप वो ताकत हासिल कर लेते हैं जिसको कोई ब्लैक रॉक या कोई कंपनी, कोई ताकत आकर चैलेंज नहीं कर सकती। रही बात ब्लैक रॉक की, तो ये एक कंपनी है जो आज दुनिया का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तारीख आपको क्या सबक देती है? तारीख कहती है कि ताकत कभी भी परमानेंट नहीं होती। रोमन एम्पायर आई, खत्म हो गई। ब्रिटिश एम्पायर आई, खत्म हो गई। सोवियत यूनियन आई, खत्म हो गई। और एक दिन ब्लैक रॉक ने भी खत्म हो जाना है। लेकिन जो चीज हमेशा से परमानेंट थी, परमानेंट है और परमानेंट रहेगी, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल हदीद में क्या फरमाया? हुवल अव्वलुल आखिर, वही पहले है और वही आखिर है।